Hello everyone, welcome to the Rudra classes. तो here I am back for UPSC और 4 जुलाई 2020। तो ये है आप लोगों का आज का 4 जुलाई का फैक्ट्स फ्रॉम द हिंदू फॉर यूपीएससी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो यहाँ पे हम जानेंगे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में। तो ये क्या है जानते हैं और कब इस्टेब्लिश हुआ, इसका हेडक्वार्टर क्या है एंड ऑल के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, इट वॉज इस्टेब्लिश बाय ट्रीटी इन 1899 एंड इट is an intergovernmental organization providing a variety of dispute resolution सर्विसेज टू दी इंटरनेशनल कम्युनिटीज़। तो ये क्या है कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रोवाइड करता है कि वैरायटी जो कि क्या करता है कि वैरायटी ऑफ जो डिस्प्यूट्स होते हैं उन्हें रिजॉल्व करने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और किस तरह के डिस्प्यूट्स में कैसे लोगों के डिस्प्यूट्स को वो है इंटरनेशनल कम्युनिटीज़, मींस इन दो इंटरनेशनल कंट्रीज़ के बीच में कोई दो कम्युनिटी इंटरनेशनल लेवल पे उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया तो उसे रिजॉल्व करने की सर्विसेज क्या है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोवाइड कराती है जो 1899 में बना। तो इसमें कितने जजेस होते हैं, जजेस जो होते हैं उनका टर्म क्या होता है, दैट इज़ ऑफ 6 ईयर। और इसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड में। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेग में है इन नीदरलैंड एंड इट इज़ फाउंडेड इन 1899। और ऑथराइज्ड कौन करता है इसे, ऑथराइज्ड बाय हेग कन्वेंशन ऑफ 1899 एंड 1907। तो जो हेग कन्वेंशन था 1899 का एंड 1907 का वो इसे ऑथराइज्ड करता है। और आगे देखते हैं नंबर ऑफ पोजीशंस। तो इसमें क्या है, मैक्सिमम 4 पर मेंबर्स स्टेट। तो इसमें जो भी पोजीशंस हैं इसके, और तो इसमें क्या है कि जो भी इसके मेंबर स्टेट्स हैं उनमें से मैक्सिमम 4 लोगों को इसमें पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। मैक्सिमम 4 लोग और मिनिमम 4 से कम में जो भी ये कर पाए, और मैक्सिमम 4 ही कोई मेंबर प्रोवाइड करा सकते हैं अब ये मेंबर कंट्रीज़। तो आगे देखते हैं। तो पहले देख लेते हैं हमें इससे क्या जानने को मिला। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ये कब इस्टेब्लिश हुआ, 1899 में। और ये क्या करता है, ये एक सर्विस प्रोवाइड करता है जिससे इंटरनेशनल कम्युनिटी कंट्रीज़ के बीच में जो भी डिस्प्यूट होते हैं उसे रिजॉल्व हो जाता है। तो आगे क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर इज हेग नीदरलैंड। और ऑथराइज कौन करता है, हेग कन्वेंशन ऑफ 1899 एंड 7। आगे देखते हैं, यहाँ पे हम जानेंगे 8 कोर इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड करती हैं, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, यहाँ पे कॉमा होगा पेट्रोलियम और रिफाइनरी प्रोडक्ट के बीच में, और फर्टिलाइजर, सीमेंट, स्टील एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। दीज 8 industries comprise 40.27% weight of item include in index of industrial production। तो index of industrial production जो एक डाटा होता है जिसमें क्या है कि ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें इनका जो वेटेज होता है वो 40.27% होता है। तो आगे हम इसे देखते हैं, आगे क्या है। और ये जो भी मैं बता रही हूँ 8 कोर इंडस्ट्रीज़, तो आप इसे याद ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये 8 कोर इंडस्ट्रीज़। और इसमें अभी आगे मैं बताऊँगी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कौन रिलीज़ करता है और कौन कैलकुलेट करता है। तो यहाँ पे देखिए एज अ क्वेश्चन मैंने इसमें दे दिया है, हु कैलकुलेट IIP इन इंडिया, दैट इज़ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो वो है सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO मीन्स सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन इसे
कैलकुलेट करती है। तो हम जान लेते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होता है। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन is an index which shows growth rate in different industries group of economy in stipulated period of time। एक फिक्स टाइम में क्या ग्रोथ है इंडस्ट्रीज़ का, क्या ग्रोथ है ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का इकॉनमी में, तो उसे ये कैलकुलेट उस कैलकुलेशन को इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहते हैं। द IIP इंडेक्स इज़ कंप्यूटेड एंड पब्लिश्ड बाय CSO। तो CSO इसे कैलकुलेट करती है और पब्लिश करती है ऑन मंथली बेसिस, हर मंथ में। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैव द रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं इस 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जो कि अभी हमने देखा है यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, तो इनका जो वेटेज होता है ये इन 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा होता है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का किस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में किस तरह से हम इन्हें प्लेस करते हैं। तो सबसे ज़्यादा वेटेज रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का होता है, उसे देखते हैं। फिर इलेक्ट्रिसिटी का है, फिर स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइज़र। तो यहाँ पे एक चीज़, दो चीज़ें क्लियर होती हैं कि 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा वेटेज रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का है और सबसे कम किसका है, फर्टिलाइज़र का। तो सबसे कम वेटेज फर्टिलाइज़र का है एंड सबसे ज़्यादा वेटेज रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का है। ये सारी चीज़ें आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं और ये इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि IIP को कौन कैलकुलेट करता है, कौन से इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा वेटेज है 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में, कौन कौन सी 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं, सो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं पोवितोरा सेंचुरी। पोवितोरा सेंचुरी कहाँ पे सिचुएटेड है, तो इट इज़ सिचुएटेड इन असम। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। 4th पॉइंट, FIA Animal Protection Organization is called as FIAPO। तो ये इसे FIAPO बोलते हैं। तो ये इंडियाज़ का मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव NGO है। NGO है नेटवर्क ऑफ एनिमल प्रोटेक्शन वर्कर्स एक्टिविस्ट और सपोर्टर्स, एडवोकेट्स, कैंपेनर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल। इसमें जो भी हो सकता है एनिमल के प्रोटेक्शन के लिए वो सारे काम इसमें होते हैं और लोग करते हैं। जैसे इसमें जो वर्कर्स हो गए, एक्टिविस्ट हो गए, सपोर्टर्स हो गए, एडवोकेट्स हो गए, कैंपेनर हो गए, सारे के सारे क्या करते हैं, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो नेक्स्ट इज़ हम किसके बारे में जानेंगे, वी विल नो अबाउट थार्ड मिसाइल। तो थार्ड मिसाइल के बारे में जानते हैं। तो अभी जो मैं बता रही हूँ थार्ड मिसाइल, 8 कोर इंडस्ट्रीज़ एंड ऑल, ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग प्लीज़ इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा इन सारी चीज़ों पे और इसे याद कर लीजिएगा। तो टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, दैट इज़ थार्ड। Formerly Theater High Altitude Area Defense is an American anti-ballistic missile। ये एक अमेरिकन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका फुल फॉर्म है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस और फॉर्मली इसे थिएटर हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस कहा जाता है। और ये अमेरिकन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है डिज़ाइन टू शूट डाउन शॉर्ट, मीडियम एंड इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो जो भी शॉर्ट, मीडियम या इंटरमीडिएट रेंज की जो भी बैलिस्टिक मिसाइल्स है इसे ये शूट डाउन करता है। और इन देयर टर्मिनल फेज बाई इंटरसेप्टिंग विद हिट टू किल अप्रोच। तो ये क्या करता है, ये हिट टू किल अप्रोच के पर्पस से ही शूट डाउन या फायर करता है। तो नेक्स्ट इज़ NPPA क्या है, तो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी is a governmental regulatory agency that control price of pharmaceutical drugs in India। तो इंडिया में जो भी फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स हैं
तो उन्हें ये कंट्रोल करता है, उनके प्राइस को कंट्रोल करता है। National Pharmaceutical Pricing Authority was constituted by Government of India resolution कब हुआ था 29 अगस्त 1997 में as an attached office of Department of Pharmaceutical DOP Ministry of Chemical and Fertilizer as an independent regulatory for pricing of drugs to ensure availability and accessibility of मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइस। तो इसका मेन एम क्या है कि उनका एक प्रॉपर प्राइस सेटअप करना ताकि ये हर किसी के लिए अवेलेबल हो और हर किसी के लिए एसेसिबल हो। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र एंड इट वाज एस्टैब्लिश इन 29 अगस्त 1997। तो आगे देखते हैं इसके बारे में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ये इट वाज फाउंडेड इन 29 अगस्त 1997। एजेंसी एग्जीक्यूटिव, इस एजेंसी का एग्जीक्यूटिव कौन है? शुभ्रा सिंह इज़ द चेयरपर्सन ऑफ NPPA, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। और इसकी पेरेंट एजेंसी इज़ डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल। अभी ये न्यूज़ में इस वजह से थी क्योंकि अभी जो पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, इस टाइम पे कोई अपना प्रॉफिट बनाने के लिए काम ना करे दवाइयों को लेके, तो ये क्या कर रही है? प्राइस को स्टेबलाइज कर रही है, प्राइसेस को देख रही है कि ज़्यादा इसे बढ़ाया ना जाए और इसे मैक्सिमम 10% रखा जा रहा है उसके प्रोडक्शन कॉस्ट से लेके। और क्या है कि अभी क्या है कि प्रॉफिट बनाने से ज़्यादा काम है कि अभी लोगों के इलाज के लिए काम में आए दवाएं, तो इसलिए इसे इस समय देखा जा रहा है कि ये किस तरह से काम कर रही है। तो 7वां है असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ सिचुएटेड इन दिल्ली। तो असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ सिचुएटेड इन दिल्ली। तो that's all from today's facts from the Hindu. So please do like, share and subscribe. Stay safe, stay healthy and have a good day.